राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत संवाद सेतु और संवाद सेतु का अंतिम पाठ जो है यात्रा वृतांत और डायरी, यानी विविध लेखन परंपरा जो हम पढ़ रहे थे उसमें से कुछ टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए। रिपोर्टाज जैसे जो था वो हमने पहले पढ़ा और अब आज हम पढ़ेंगे यात्रा वृतांत क्या है और डायरी क्या है। इनका साहित्य में या हिंदी जो साहित्य के क्षेत्र है उसमें इनका क्या महत्व रहा है, इनका जो विकास का इतिहास क्या रहा है, डायरी क्या है, डायरी की क्या परिभाषा है, डायरी लिखने की या डायरियां कितने प्रकार की होती है, यात्रा वृतांत कितने प्रकार के होते हैं, हमारे भारत में कितने और कौन कौन से यात्रा वृतांत लिखे गए हैं। तो ये सभी आज हम अच्छे और बहुत ही सारगर्भित शैली में पढ़ने का प्रयास करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है आपके लिए कि आप इसे अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से याद करें। और इसे याद करने का तरीका एक ही है कि आप मुख्य मुख्य बातें इसमें से लिखते जाएं। बहुत सी बातें जो है वो इसके अलावा मौखिक रूप से भी आपको बताई जाएगी और आप सभी की सुविधा के लिए जैसे 9610208295 इन पर आपका यानी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हिंदी से संबंधित और भी जो 4 विषय आपको पढ़ाए जाते हैं जिसके अंतर्गत आपके लिए हिंदी लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश और पॉलिटिकल, ये जो विषय है आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इन विषयों के संबंध में आप इसमें ऐड हो सकते हैं और ऐड होने पर आपके लिए जब भी परीक्षा से संबंधित सामग्री अपलोड की जाएगी तो आप उसे अच्छी तरह से देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप साहित्य क्लासेस नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करके आप वीडियो में जाइए और वीडियो में वहां पर प्रत्येक विषय की अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है। तीसरी बात एक और है, वो यह है कि जितने भी वीडियोज है, कोई भी वीडियो आपने देखा है और उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में उस विषय से संबंधित सारे वीडियो जो है वो डाले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज के जो लिंक है वो दिए हुए हैं, तो वहां से भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक विषय का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये लेसन बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए चलते हैं अपन यात्रा वृत्तांत और डायरी विषय की तरफ कि ये क्या है और इनका क्या महत्व है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या है? यात्रा वृत्तांत यदि हम मौखिक रूप से या अपने हिसाब से देखें तो हमने जो भी यात्रा की है, जो भी भ्रमण किया है, उसका अपनी शैली में या साहित्यिक शैली में वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। और यात्रा करना मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। अगर हम या मानव इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योग, यायावरी का मतलब घुमक्कड़ या घुमाई, घुमक्कड़ी यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति जो है मनुष्य की, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी न कभी कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है, किंतु सृजनात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्ति अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम होते हैं। सभी यात्रा तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनमें सृजनात्मक प्रतिभा होती है, अर्थात कुछ न कुछ रचना करने की प्रतिभा होती है। तो वो उस यात्रा में जो भी देखते हैं उसका विवरण अपनी कलम से कलमबद्ध करने का प्रयास करते हैं और यही यात्रा वृत्तांत में सहयोग करता है। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है।
जैसे मान लो आपने कहीं पर यात्रा की है और वहां का अनुभव आपका बहुत अच्छा रहा, तो उस अनुभव को आप लिपिबद्ध करेंगे, लिखेंगे, तभी अगले जो पाठक हैं वो वहां जाने के लिए प्रेरित होंगे और वहां से नई जानकारी लेकर लौटेंगे। इन स्थानों की प्राकृतिक विशेषता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सहसंबंध, वहां की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्य से प्राप्त होती है। यात्रा साहित्य से किसी भी स्थान की संरचना क्या है, वहां की क्या विशेषताएं हैं, वहां की प्राकृतिक स्थितियां कैसी है, वहां के सहसंबंध कैसे हैं विविध वर्गों के साथ, भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, वहां के लोगों की सोच क्या है, ये सभी हम यात्रा साहित्य से प्राप्त करते हैं। सच्चा यात्री वही है जिसकी कोई मंजिल नहीं हो, जो मन की तरंगों के अनुसार आगे से आगे चलते रहने में विश्वास करता है, वो होता है सच्चा यात्री। और जिसे रास्ते की बाधाओं में भी आनंद की अनुभूति होती है। रास्ते पर जब आप चलते हैं तो विविध प्रकार की प्राकृतिक और अप्राकृतिक जो बाधाएं हैं वो आती है, लेकिन उन बाधाओं से जो नहीं डरते हैं वो सच्चे यात्री होते हैं, अर्थात ट्रू ट्रैवलर होते हैं। मोहन राकेश यात्राओं की विशेषताओं के बारे में वो कहते हैं, यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देती है, यात्रा जो है घुमाई करने वाले को एक तटस्थ दृष्टि प्रदान करती है। वह तटस्थ यानी वो क्या है कि उसके संबंध में सोचता है, वह रोज द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। यदि हम चिंता से मग्न हैं या हमारे मन में किसी प्रकार की कोई चिंता है, तनाव है, अवसाद है, तो हम यात्रा का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। यात्रा का आनंद प्राप्त करने के लिए हमें स्वतंत्र आत्मा से अर्थात स्वतंत्र मन से हमें उस यात्रा को जीना होता है। अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर, निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर, मन में कोई कुंठा नहीं रहती, नए वातावरण, नई परिस्थितियां और नए व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक संबंध स्थापित हो सकता है। किससे? यात्रा वृत्तांत से। ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के अधिक अनुकूल होकर जी सकता है। अपनी जो आंतरिक प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति क्या है? घूमना, नई चीजें देखना, नई चीजों के प्रति आकर्षित होना। और वह चीजें कब प्राप्त हो सकती है? यात्रा से। अधिक उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनुभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। नए अनुभव जितने भी है, उन सभी अनुभवों से जब हम रूबरू होते हैं तो हमारी एक अलग सी फीलिंग हमारे मन में जागृत होती है। यात्रा वृत्तांत में देखिए उसे उस खुलेपन, या जैसे आप थोड़ा छोटा दिखाई दे सकता है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार इसमें कर लीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से इनको देख सकें। उस खुलेपन से उसके नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं। वह एक आरोपित नैतिकता में नहीं जी करके अपनी आंतरिक नैतिकता के अनुसार जीने। आरोपित नैतिकता क्या है और आंतरिक नैतिकता क्या है? आरोपित नैतिकता वो है कि हमें कितनी दूरी तक घुमाई करनी है। जैसे हमें राजस्थान के किस स्थल का भ्रमण करना है, ये हमने पहले योजना बना ली, ये आरोपित है। और आंतरिक नैतिकता यानी आंतरिक नैतिकता वो है कि व्यक्ति अर्थात जो घुमाई पर निकल गया, उसकी कोई निश्चित मंजिल नहीं होती, वो चलता रहता है, जहां पर संध्या होती है वहां पर विश्राम कर लेता है, सवेरे फिर निकल पड़ता है। वो होती है आंतरिक नैतिकता के अनुसार मनुष्य का जीना। जितना थोड़ा सा भी समय इस रूप में जी लेता है, वह साधारण रूप से जिए कई वर्षों की तुलना में अधिक सार्थक प्रतीत होता है। उसके संबंधों का आधार हो जाता है एक आदिम आवेश, जिसके कारण वह एक पेड़ के पत्तों को भी सहलाता है। पेड़ के पत्ते भी कितने सुंदर लगते हैं, प्रकृति के साथ उनका संबंध कितना सच्चा होता है। तो इस तरह एक बच्चे के गाल सहला रहा हो, यानी उसे ऐसा लगता है। ढलान के मोड़ पर जमे एक पत्थर को भी थपथपाता है। तो इस तरह जैसे घर के एक पालतू जानवर को थपथपा रहा हो। रात को पहाड़ी जंगल में उड़ते कीड़ों की आवाजें उसकी सांसों की आवाज के साथ घुल मिल जाती है, और सांझ के झुटपुट में डेरे की तरफ आती खच्चरों की घंटियां उसे अपनी धड़कनों के अंदर गूंजती महसूस होती है। तो ये होता है प्रकृति का आनंद। यात्रावृत लेखन में देखिए आपके प्रश्न आ सकता है कि यात्रावृत लेखन में किन लेखकों का अधिक योगदान रहा? तो उसमें भारतेंदु युग के अनेक लेखकों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रावृत विषय अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें कवि वचन सुधा उन्होंने एक लिखी पत्रिका,
जिसमें प्रकाशित हुई, और इनमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, ये कवि वचन सुधा में प्रकट एक हिंदी की पत्रिका थी भारतेंदु युग की, उसमें एक तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुए थे। इन यात्रा वृत्तांतों की भाषा व्यंग्यपूर्ण है और शैली बड़ी रोचक सजीव है। बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने गया यात्रा यात्रा वृत्तांत लिखा था। प्रताप नारायण मिश्र, जिसने विलायत यात्रा लिखा था। क्या लिखा था? विलायत यात्रा। श्रीमती हरदेवी ने बंबई से लंदन तक की जो जहाजी यात्रा थी, समुद्र में बैठ करके उन्होंने जो यात्रा की, उस यात्रा का वर्णन उन्होंने बहुत ही सटीक और सुंदर शैली में वर्णन किया है, विस्तृत विवरण दिया है। भगवान दास वर्मा ने तुलनात्मक शैली का आश्रय लेते हुए लखनऊ और लंदन की समानताएं, लखनऊ और लंदन में क्या समानताएं हैं, वो उन्होंने यात्रा वृत्तांत में, क्योंकि वो लंदन गए और लखनऊ में पले बढ़े, तो यहाँ की उन्होंने जो प्रकृति है, यहाँ की स्थितियों को उन स्थितियों से तुलना करके वो लिखते हैं। भारतेंदु युग में विदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली है। देखिए, प्रश्न आ सकता है, भारतेंदु युग में विदेश यात्रा में सर्वाधिक वर्णन कहाँ के हैं? लंदन के हैं। और स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में तीर्थ स्थानों की, तीर्थ स्थान जितने भी हैं अपने तीर्थ स्थल हिंदू धर्म के, उन सभी तीर्थ स्थानों को भी उन्होंने अपने कलम से लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य के हर युग में लिखे गए। जैसे भारतेंदु युग में लिखा गया, जब द्विवेदी युग शुरू हुआ, द्विवेदी युग में भी लिखा गया, जिसमें स्वामी बंगलानंद ने मॉरिशस की यात्रा, श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला की यात्रा, उमा नेहरू ने युद्ध क्षेत्र की सैर और लोचन प्रसाद पांडे ने हमारी यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखे थे। ये किसके हैं? प्रश्न आ सकता है, आपके प्रश्न क्या हो सकता है कि द्विवेदी युग में कौन कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे गए? द्विवेदी युग में कौन कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे गए? तो आपको क्या लिखना है? द्विवेदी युग में जैसे स्वामी मंगलानंद ने मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला यात्रा, उमा नेहरू ने युद्ध क्षेत्र की सैर और लोचन प्रसाद पांडे ने हमारी यात्रा, ये द्विवेदी युग के हैं। देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गेहमरी, गदाधर सिंह, स्वामी सत्यदेव प्रिव्राजक, इनकी रचनाएं भी विशेष रूप से द्विवेदी युग में उल्लेखनीय है। स्वामी सत्यदेव प्रिव्राजक ने लिखी थी मेरी कैलाश यात्रा 1915 में। कब लिखी थी? 1915 में। अमेरिका दर्शन लिखा था उन्होंने 1911 में। आप नोट कर लें कि मेरी कैलाश यात्रा 1915 में लिखी गई थी सत्यदेव स्वामी के द्वारा, सत्यदेव स्वामी जो या स्वामी सत्यदेव प्रिव्राजक के द्वारा, और अमेरिका दर्शन भी 1911 में लिखी गई। इन्होंने 1927 में एक यात्रा मित्र नामक पुस्तक भी लिखी थी सत्यदेव प्रिव्राजक ने, जो यात्रा साहित्य के महत्व को स्थापित करती है। द्विवेदी युग में ऐसे कौन से लेखक थे जिन्होंने यात्रा वृत्तांत से संबंधित कोई पुस्तक लिखी और वो यात्रा वृत्तांत साहित्य में यात्रा साहित्य को के महत्व को स्थापित करती है? तो वह है 1936 में लिखी गई यात्रा मित्र। मेरी कैलाश यात्रा में लेखक ने काठ गोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का वर्णन किया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरी कैलाश यात्रा में कहां तक का वर्णन किया है? काठ गोदाम से लेकर के तिब्बत तक की जो यात्रा है उसका विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। कैलाश, मानसरोवर और हिमालय के मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इस कृति की उल्लेखनीय विशेषता रही है। स्वतंत्रता पूर्व युग में यात्रा साहित्य के विकास में राहुल सांकृत्यायन का योगदान अप्रतिम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता पूर्व युग में यात्रा साहित्य में राहुल सांकृत्यायन का योगदान समझाइए, योगदान समझाइए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? वे पक्के घुमक्कड़ थे, उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ था। इतिवृत्त प्रधान शैली के उपरांत भी गुणवत्ता परिमाण की दृष्टि से उनके यात्रा वृत्तांत की तुलना में कोई दूसरा लेखक नहीं ठहरता है। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, कितने? राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में कितने साल? 1.25 वर्ष। और मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा शीर्षक यात्रावृत्त रचनाएं उन्होंने लिखी। मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के रोचक वृत्त भी प्रस्तुत किए हैं। यानी यूरोप के जो दर्शनीय स्थल है उनका वर्णन तो किया ही है, इसके अतिरिक्त जो ये 2 विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटीज थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों का
इंटरेस्टिंग वर्णन भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। सन 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे यात्रा करने की कला को सीखा जा सकता है। देखिए राहुल सांकृत्यायन का योगदान क्या है, ये आप यहां से देखेंगे और आपको निश्चित रूप से ये देखना है। राहुल सांकृत्यायन के बाद यात्रा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं अज्ञेय, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत क्या है, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत में क्या योगदान है, दोनों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अज्ञेय अपने यात्रा साहित्य को यात्रा संस्मरण कहना पसंद करते थे। अज्ञेय अपना यात्रा साहित्य को क्या कहना पसंद करते थे, यात्रा संस्मरण। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में लिखा था। एक बूंद सहसा उछली 1960 में लिखा था। अज्ञेय जिनका जन्म भी 1911 में हुआ था, उनके द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा संबंधी पुस्तकें हैं ये अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों। पहली पुस्तक में उनके भारत में की गई यात्राओं का वर्णन है इसमें। तो दूसरी पुस्तक में विदेशों में की गई यात्राओं का वर्णन। देखिए एक बूंद सहसा उछली जो है, इसमें विदेशी यात्राओं का वर्णन है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत, निर्मल वर्मा के चीड़ों पर चांदनी में यूरोप के विभिन्न शहरों की यात्राओं के दर्शन होते हैं। यात्रा वृत्तांतों में एक नई उपलब्धि देने वाले थे मोहन राकेश। यात्रा वृत्तांतों में मोहन राकेश, इनके द्वारा विरचित आखिरी चट्टान तक का उल्लेखनीय स्थान है। आखिरी चट्टान तक का एक यात्रा साहित्य है। इनके यात्रा साहित्य में साहित्य की रोचकता है। मुनि कांति सागर की कृतियां और उनकी कृतियों की खोज, पगडंडियां, खंडहरों का वैभव में इनके द्वारा मूर्तियों की खोज के लिए की गई यात्राओं का वर्णन मुनि कांति सागर की। यात्रा वृत्तांत संबंधी साहित्य का मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि विदेश भ्रमण संबंधी ग्रंथों की तुलना में भारत भ्रमण संबंधी ग्रंथ कम प्रकाशित हुए। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यात्रा वृत्तांत में जब मूल्यांकन करते हैं तो विदेशी यात्राओं का वर्णन ज्यादा है और भारत की यात्राओं का वर्णन है वो बहुत कम है। वस्तुतः मनुष्य में विदेशों में भ्रमण कर वहां के अद्भुत दृश्यों, प्रथाओं, पदार्थों, प्रथाओं, जीवन मूल्यों आदि को देखने समझने की जितनी तीव्र इच्छा होती है उतनी अपने देश में भ्रमण करने की नहीं होती, क्योंकि जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहां की संस्कृति, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां की धार्मिक परिस्थितियां, सारी परिस्थितियों को देखने का हमारा एक आकर्षण होता है। भारत की जो होती है वो तो लगभग हमारी प्रत्येक जो संस्कृति है, भाषा है, वो एक दूसरी भाषा से जुड़ी हुई होती है, तो उन्हें समझने में इतना समय नहीं लगता, उनके प्रति उतना आकर्षण भी नहीं होता। प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण हिंदी की यात्रावर्त साहित्य की एक अन्य प्रमुख कृति है। वस्तुतः प्रकृति और मनुष्य का अनादिकाल से अटूट संबंध रहा है। हिम्माच्छादित श्रृंगों, कलकल करते हुए झरनों तथा शंखनाद करते प्रपातों, प्रतिपल अपनी छटा बदलने वाले बादलों, चित्त आकर्षक रंगों वाले फूलों से लदी हुई क्यारियों आदि के को अतृप्त नेत्रों से निहारते रहना और कंटकाकीर्ण दुर्गम पथों पर चलते हुए सहसा सुरम्य घाटियों में पहुंच जाना मनुष्य का सहज स्वभाव है। शैली शिल्प की दृष्टि से इस युग के लेखकों में नानाविध प्रयोगों की प्रवृत्ति लक्षित होती है। यानी हम ये देखते हैं कि यात्रा वृत्त जो है वो शुरू से यानी अनादिकाल से यात्रा का संबंध मनुष्य के साथ रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की जब हम लेख पढ़ते हैं तो उन लेखों में भी बहुत सारे यात्रा वृत्तांत और प्रकृति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वो हमारे एक यात्रा साहित्य में एक सहयोग या यात्रा साहित्य के विकास को, यात्रा साहित्य के अतीत या यात्रा साहित्य के अतीत में झांकने का बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान हमें करता है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के हर युग में यात्रा वृत्तांत लिखे गए, द्वितीय युग में भी लिखा गया, ये जो हमने अभी पढ़ाई है। दूसरा हमारा जो बिंदु है वो है डायरी। क्या है? डायरी। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनंदिनी कहते हैं। वैसे तो हम सभी कभी न कभी डायरी लिखते हैं। अब डायरी लिखने के कई तरीके हैं। डायरी हर एक व्यक्ति मेंटेन करता है, हर एक व्यक्ति लिखता है। उसके लिखने के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं।
विद्यालयों में अध्यापक डायरी लिखवाते हैं, गृह कार्य देते हैं। विद्यालय गतिविधियों की अन्य सूचनाएं भी विद्यार्थियों को डायरी में लिखवाई जाती है, किंतु हम जिस डायरी विधा की चर्चा कर रहे हैं वह विद्यालय डायरी से थोड़ी भिन्न है। विद्यालय में जो डायरियां होती है वे कौन कौन से कालांश कब लिखे जाएंगे, कौन सा कालांश कौन सा व्यक्ति लेगा, कौन से टीचर लेंगे, आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारा मेंटेन होता है। लेकिन ये डायरी विधा है, ये थोड़ी भिन्न है। व्यक्ति जब अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है वह डायरी कहलाती है। परिभाषा क्या है? व्यक्ति जब अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है वह डायरी कहलाती है। इसे रोजनामचा कहते हैं, दैनंदिनी कहते हैं, दैनिकी भी कहते हैं। देखिए इनके नाम तीन हैं, दैनंदिनी भी कहते हैं, दैनिकी भी कहते हैं, रोजनामचा भी कहते हैं। भारत में भी डायरी लेखन की परंपरा कोई नई नहीं है। भारत में बही लिखने की प्रवृत्ति अति पुरातन है, बहियां लिखी जाती थी पहले। व्यवसाय दैनंदिन लेखा जोखा बही खाते में ही करता आया है। जो व्यवसाय करने वाले हैं, कई शताब्दियों से यहाँ डायरी लिखी जा रही है। लगभग सभी सम्राटों राजाओं के यहाँ रोजनामचा लिखने वालों की नियुक्ति इसी कार्य के लिए की जाती थी। पहले राजाओं के पोस्ट हुआ करती थी, ये दैनिक घटनाएं लिखने वाले जो लेखक कवि जो होते थे, वे राज्य में हुई प्रतिदिन घटनाओं का उल्लेख करते थे। तारीख या त्वारीख शब्द ही ये स्पष्ट कर देते हैं कि उस युग में ऐतिहासिक कृतियां पहले दैनंदिनी विवरण के रूप में प्रस्तुत हुआ करती, त्वारीख या तारीख, और अंत में उनका समुचित या संकलित रूप काल विशेष का इतिहास हो जाता था। मुस्लिम इतिहासकार मात्र प्राय इस पद्धति से इतिहास प्रस्तुत किया करते थे। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों और बहियों आदि से पता चलता है कि राजघरानों और संपन्न परिवारों में कहीं कहीं दैनंदिनी विवरण लिखने की परंपरा भी थी। प्राचीन जो हस्तलिखित किताबें हैं या प्राचीन जो बहियां हैं जिसमें व्यवसाय करने वाले जो सेठ साहूकार हुआ करते थे या जैसे जो राजा लोग हुआ करते थे, तो उनके इतिहास से और उनके घरानों से पता चलता है कि उस समय में दैनिक विवरण भी लिखते थे और भी डायरियों में कई बातें लिखी जाती थी। इन विवरणों में मुख्यतः नित्य आय व्यय का हिसाब और तत्कालीन घटनाओं का ब्यौरा रहता था। आय व्यय तो होता था, उसके अलावा उस समय कौन सी घटना घटित हुई उसके बारे में वर्णन किया जाता था। डायरी आधुनिक काल का शब्द है। ये जो डायरी है यह आधुनिक काल का शब्द है। यह विधा भी आधुनिक काल की एक नवीनतम विधाओं में से एक है। डायरी शैली आत्मकथात्मक भावप्रवण गद्य विधा है। आत्मकथात्मक है, आत्मकथात्मक का अर्थ होता है जो स्वयं लिखता है, और भावप्रवण है अर्थात हम भावबद्ध होकर के और वो डायरी लिखते हैं। डायरी का शाब्दिक अर्थ प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी ढंग से लेखन है। शाब्दिक अर्थ क्या है डायरी का? प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी ढंग से लेखन। व्यवहार में हम देखते हैं कि डायरी या दैनंदिनी लेखन में उस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लेखक अपने दैनिक अनुभवों का, भेदवार्ताओं का, स्थानिक निरीक्षण का विवरण देते हैं। आज डायरी के माध्यम से विभिन्न समस्याएं और विचार प्रस्तुत होने लगे हैं। डायरी में व्यक्ति अपने मन के संपूर्ण चिंतन को लिखता है। डायरी का संबंध प्रत्यक्ष एक व्यक्ति से होने के कारण इसमें वैयक्तिकता की प्रधानता होती है। तो डायरी हमेशा क्या होती है? वैयक्तिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। डायरी का संबंध वैयक्तिक होता है। प्रत्येक समस्याओं पर डायरी लेखक आत्मपरक दृष्टि डालता है, आत्मचिंतन और अपने भोगे हुए संदर्भों को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल डायरी लेखक क्या करता है? आत्मपरक यानी अपनी आत्मा में परख करके कोई चीज लिखता है, उस पर दृष्टि डालता है, आत्मचिंतन करता है और आज जो उसने भोगा है उसे वो लिखता है। तो इसकी विशेषताएं डॉक्टर उमेश शास्त्री ने, आचार्य ने बताई है। क्या विशेषताएं? देखिए, पहली विशेषता है इसकी, डायरीकार तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति करता है। हमारे मन की जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, वो लिखता है। डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है। व्यक्ति अर्थात व्यक्तिगत बातें लिखता है। डायरी लेखन विधा में लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। आदमी कैसा है, उसकी क्या गुण है, उसकी प्रवृत्तियां क्या, उसकी आदतें क्या है, वो हम डायरी के लेखन से पता कर सकते हैं। डायरीकार लेख में समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। कब लिख रहा है? डायरी में कई तो अपना समय डालते हैं कि किस समय उन्होंने ये डायरी का ये पन्ना लिखा है, कौन सी तारीख थी, वो सभी लिखा जाता है। डायरीकार अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है। डायरी जो है वो सच्चाई के साथ लिखी जाती है। उसमें
कल्पना नहीं होती है, उसमें कल्पना का महत्व कम होता है। डायरी लेखन डायरीकार प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है, यानी डायरी जो होती है वो वास्तव में सही होती है। डायरीकार साहित्यिक संभावनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहता है, उसमें साहित्यिक गुण भी आते हैं। अर्थात जो व्यक्ति है वो डायरी लिखते हैं, जैसे उन्होंने कोई अच्छी बात आज उसे मिली है, एक लेखक है और वो आज की ताजा घटना लिखता है, तो उसमें साहित्यिक पुट दे करके और उसे बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करता है जिससे पाठक उसे ग्रहण कर सकें। डायरीकार साहित्यिक संभावनाओं के प्रति उदासीन नहीं था। डायरी लेखन में सभी लेखन विधियों को स्पर्श, लेखन विधियां सारी होती है। लेखन विधियां जैसे आत्मपरक है, विवरणात्मक है, मनोविश्लेषणात्मक है और प्रश्नात्मक है, यानी सारी जो विधियां हैं वो इसमें होती है। डायरीकार समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है। अतीत में उन्होंने क्या भोगा है, क्या अनुभव किया है, उन सभी अनुभवों को प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ता रहता है। डायरी का वर्गीकरण, डायरी ये ध्यान रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी, साहित्यिक डायरी, ये 4 प्रकार की डायरी है। व्यक्तिगत डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। ऐसी डायरी में लेखक अपने जीवन की और जीवन के घटना प्रसंगों और निजी अनुभूतियों, विचारों अथवा आवश्यक तथ्यों को लिखता रहता है। ये व्यक्तिगत डायरी होती है। ये डायरियां गोपनीय होती है। लोग यानी जब वो या तो उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तब बाहर प्रकट होती है। व्यक्ति अपने यथार्थ के को इसमें अंकित करता रहता है। अत्यंत उपयोग और महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये वास्तविकता लिए हुए होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायरी जो कौन सी होती है वो व्यक्तिगत डायरी होती है। व्यक्तिगत डायरी का महत्व साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यकार अपने अंतरंग साहित्यिक मित्रों के व्यक्तित्व की टिप्पणी डायरी में नोट कर लेता है। अपने अंतश्चेतना के मूर्त विचार तथा अपनी धारणा को डायरी के पृष्ठों में उतार कर पर्यालोचन करता रहता है, उस पर दृष्टिपात करता रहता है और एक दिन यही डायरी उसके और उल्लेखित मित्रों के व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देती है। हम आज विभिन्न प्रकार के जो लेखक हैं उन लेखकों के या कवियों के जो वर्णन प्राप्त करते हैं साहित्य में, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? उनकी लिखी हुई डायरियां मान सकते हैं हम, उनके लिखे हुए हस्तलेख हैं और वो हस्तलेख अपने साथी मित्रों की चर्चा करते हैं। साथी मित्र यदि कोई कवि लेखक है तो उसकी रचना को भी वो लिखते हैं, जिससे क्या है कि उनके काल निर्धारण में या उनका जो कैटेगरी है, उनका जो वर्गीकरण करने में हमें बहुत अधिक सहायता मिलती है। यह मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है कि डायरी की व्यक्तिता से साहित्य का कोई संबंध नहीं है। यानी डायरी का जो व्यक्तिगत डायरी जो होती है उसका साहित्य से सीधा संबंध होता है। साहित्य में सर्वप्रथम डायरी को शैली के रूप में स्वीकार किया गया है। शैली, किस शैली में लिखता है? सने सने साहित्यिक विधा के रूप में इसका परिवर्तन हुआ और साहित्यिक डायरी में कल्पना को स्थान दिया जाता है। ये कल्पना काल्पनिक डायरियों की है। साहित्यकार कल्पना में यथार्थता को जीने की अनुभूति करता है। ऐसी डायरियों में रचनात्मक साहित्य का सर्जन होता है। क्या होता है? रचनात्मक साहित्य का सर्जन होता है जिससे क्रमबद्धता अथवा अनवरतता बनी रहती। साहित्यिक डायरियां होती है, काल्पनिक डायरियां होती है और उससे क्या होता है? पाठक आनंद की अनुभूति करता है। काल्पनिक साहित्य होते हुए भी अन्य विधाओं की तरह इस विधा में भी सरसता रहती है जिससे पाठक के मन में ऊबन पैदा नहीं होती। एक लेख को जब डायरी को पढ़ता है कोई व्यक्ति तो वो ऊबता है, ऊब जाता है। मान लो अच्छे विचार या साहित्यिक विधाओं का उसमें प्रयोग नहीं हुआ है तो वो डायरी कोई पढ़ता नहीं है। डायरी लेखन में कहीं एकालाप है, कल्पित पात्र से बातचीत होती है, कहीं विचार मंथन की गहनतम स्थितियां होती है और कहीं संसार से उपेक्षित होने या अपेक्षा करने की वृत्तियों का उदय होता है। कहीं पर आंतरिक गुण दोषों की अभिव्यक्तियां होती है। ये डायरी के गुण होते हैं। डायरी में एकालाप होता है, स्वयं आदमी अकेला बातचीत करता होता है। कहीं कहीं वो अपना कल्पित पात्र बना लेता है कि डायरी को ही अपना नाम दे देता है कि मेरी डायरी का ये नाम, और उससे वो बातचीत करना शुरू कर देता है। विचार मंथन की गहनतम स्थितियों को लिपिबद्ध करने का प्रयास करता है। संसार से जब उपेक्षित होता है, कभी उदास हो जाता है तो उन उदास बातों को भी लिखने का प्रयास करता है, लिखता है और वो बातें आगे जाकर के जो पाठक होते हैं, पाठकों के जीवन निर्धारण में दिशा प्रदान करती है। और विशेषताएं इस विधा की को महत्वपूर्ण बना देती है। अभिव्यक्तियां
डायरी लेखक का प्रत्येक प्रश्न पठनीय होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न एक उद्देश्य की सार्थकता को सिद्ध करता है। प्रत्येक प्रश्न पठनीय होता है। साहित्यिक डायरी में क्या होता है? साहित्यिक डायरी में रचना शैली, ललित कल्पना, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान आदि विविध प्रवृत्तियों का मनोरम समन्वय रहता है। साहित्यिक डायरी जो होती है ना, वो जैसे गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है। उसमें गद्य का और पद्य का दोनों का भाग भी हो सकता है। मनोविश्लेषण तो होती है, उसमें तर्क भी होता है, कविताएं भी होती है, अपनी आत्माओं का आख्यान भी होता है। साहित्य की अन्य ऐसी कोई विधा नहीं है जिसके माध्यम से रचनाकार अपनी मन की गूढ़ अनुभूतियों को सहजता और निष्पक्ष भाव से अभिव्यक्ति दे सके। वो है एक डायरी, और यह है एक सुस्पष्ट तथा तथ्यात्मक अभिव्यंजना का नियमित स्वतंत्र साहित्यिक विधा है, वह है डायरी। आधुनिक युग में डायरी साहित्य का सर्जन हुआ है। यदि विकास की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो यह अभी समृद्ध नहीं है। डायरी जो है वो हमारे हिंदी साहित्य में इतनी समृद्ध नहीं है। इस दिशा में अजीत कुमार और लक्ष्मीकांत वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने डायरी विधा की ओर आकर्षण को जन्म दिया। डायरी विधा की ओर आकर्षण को जन्म देने वाले कौन है? अजीत कुमार और लक्ष्मीकांत वर्मा। और इसके अतिरिक्त जिन लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं में डायरी साहित्य को प्रकाशित किया, उनके नाम जैसे शिवदान सिंह चौहान है, नरेश मेहता है, वेंकुटनाथ मेहरोत्रा है। ये भी डायरी लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण लेखकों में है। समसामयिक पत्रिकाओं में जैसे धर्मयुग है, निकष पत्रिका है, हिंदुस्तान है, ज्ञानोदय है, कादम्बनी है, कल्पना है, माध्यम है, बिंदु है, सारिका है, ये सभी जो पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्होंने भी डायरी लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने में, डायरी लेखन परंपरा के विकास को गति देने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन लेखकों की डायरियां इन्होंने प्रकाशित हुई। इस विधा के आंदोलन के प्रवर्तन मंडल में है। ज्ञानोदय पत्रिका ने इस विधा की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस पत्र में सर्वाधिक डायरियां प्रकाशित हुई है। सर्वाधिक डायरियां कौन से पत्र में प्रकाशित हुई है? ज्ञानोदय पत्र में। यानी जो ज्ञानोदय है, ज्ञानोदय में सर्वाधिक डायरियां है वो प्रकाशित हुई है। तो उम्मीद करता हूं डायरी लेखन और यात्रा वृत्तांत में आप समझ गए होंगे इससे संबंधित, यानी आप एक बार दो बार जब देख लेंगे पाठ को तो निश्चित रूप से आपकी डायरी है वो अच्छी तरह से आपके याद हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं बहुत अधिक पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।